हे स्टूडेंट्स, तो हम लोग अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वाला चैप्टर पढ़ रहे थे और लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको हेनरी फेयोल के बारे में बताया था। उसके टोटल 14 प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसमें से मैंने आपको 7 प्रिंसिपल्स लास्ट वाले वीडियो में बता दिए थे, ठीक है ना। रिमेनिंग जो 7 प्रिंसिपल्स है वो इस वाली वीडियो में मैं आपको क्लियर करूँगा, ठीक है। तो जिन्होंने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा वो जाकर देख लो। इज़ दैट क्लियर? स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला प्रिंसिपल है और जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है यानी 8th प्रिंसिपल, उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसको यूँ समझो जैसे हमारे इंडिया में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है। मान लो आप लोग जब सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, इंडिया लेवल के जो सारे डिसीजन है वो कौन लेती है सर? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। इज़ दैट क्लियर? वहीं जब पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है और डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट लेती है, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में होता है जब सारी पावर टॉप लेवल के पास होती है, सारे डिसीजंस टॉप लेवल लेती है, उसको सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। और जब सारी पावर मिडिल लेवल और लोअर लेवल के पास होती है, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। इसको रीड करते हैं। ऑल द पावर एट द टॉप लेवल, सर क्या बोलेंगे? सेंट्रलाइजेशन। ऑल द पावर एट द अदर लेवल, है ना, मिडिल लेवल और लोअर लेवल के पास जो पावर होती है उसको बोलेंगे सर डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फेयोल, देयर शुड नॉट बी 100% सेंट्रलाइजेशन एंड देयर कांट बी 100% डिसेंट्रलाइजेशन। ना 100% सेंट्रलाइजेशन हो सकता है, ना 100% डिसेंट्रलाइजेशन हो सकता है। इसका मतलब यूँ, ना सारी पावर टॉप लेवल के पास हो सकती है, ना सारी पावर मिडिल लेवल और लोअर लेवल के पास हो सकती है। देयर हैज़ टू बी कॉम्बिनेशन, 50% पावर टॉप लेवल के पास, 50% पावर मिडिल लेवल और लोअर लेवल के पास, ठीक है ना। तो देयर हैज़ टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, दैट्स इट, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा टॉपिक हो गया 8th वाला प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। 9th वाला प्रिंसिपल का नाम क्या है सर? प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। चेन क्या होता है? बचपन में गेम खेलते थे चेन तोड़, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो कुछ। यस सर। और उस चेन को अपन को बचाना होता था, अगर वो ब्रेक हो जाती थी तो गेम ओवर हो जाता था। यस सर। तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। तो जैसे ये चेन क्या बोलती है सर? जैसे आप जिस स्कूल में पढ़ते हो, आपने ऑब्ज़र्व किया होगा या आपको नॉलेज होगी कि सर प्रिंसिपल्स, जो स्कूल का प्रिंसिपल होते हैं, वो अपनी बात डायरेक्टली टीचर से नहीं कहते हैं, कम्युनिकेट डायरेक्टली टीचर से नहीं होते। पहले प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल को बोलते हैं, फिर किसको बोलते हैं सर? फिर टीचर को। यानी सर प्रिंसिपल सबसे पहले किस तक बात पहुँचाते हैं सर? वाइस प्रिंसिपल तक। वाइस प्रिंसिपल सर फिर किसको बोलते हैं सर? टीचर को। दैट्स इट। इसको बोलते हैं चेन। ऐसे ही हर ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल पहले मिडिल लेवल को बोलता है, फिर मिडिल लेवल अपनी बात किसको देता है सर? लोअर लेवल को। इसको बोलते हैं चेन। बोलोगे सर चेन ब्रेक हो गई तो फिर क्या होगा? वही बताता हूँ। पहले इसको एग्जाम्पल को देख लो। ए बी से कम्युनिकेट होगा, फिर बी किससे कम्युनिकेट होगा? डी से, डी किससे कम्युनिकेट होगा? एफ। ये चेन बनी हुई है बच्चों, इसको बोलते हैं स्केलर चेन। बोलोगे सर मान लो प्रिंसिपल को डायरेक्टली अपनी बात टीचर से कम्युनिकेट करनी है, फिर क्या होगा? तो बच्चों ये चेन टूट जाएगी। और जब चेन टूट जाती है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं गैंग प्लैंक। क्या बोलते हैं? गैंग प्लैंक। चेन फॉलो कर रहे हैं स्केलर चेन, चेन टूट गई, गैंग प्लैंक, दैट्स इट, ठीक है। आई होप क्लियर हो चुका होगा। और सर ये चेन टूटती कब है? इमरजेंसीज के टाइम पर। जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन के टाइम पे प्रिंसिपल्स स्कूल के सारे टीचर से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो गैंग प्लैंक होता है। तो नॉर्मल सिचुएशन में हर ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा सर? स्केलर चेन को फॉलो करेगा। लेकिन कई बार इमरजेंसीज आ जाती है जिसके कारण एम्प्लॉय शॉर्टकट यूज़ कर सकता है, और शॉर्टकट जब यूज़ किया जाता है उस टाइम पर चेन टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, उसको बोलते हैं गैंग प्लैंक, ठीक है बच्चों। और इमरजेंसी भी 2 कैटेगरी की होती है, एक नॉर्मल इमरजेंसी और एक डेंजरस इमरजेंसी। डेंजरस इमरजेंसी में क्या होता है? लोअर लेवल का पर्सन डायरेक्टली टॉप लेवल से क्या कर सकता है सर? बात कर सकता है, दैट्स इट। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये हो गया आपके 2 प्रिंसिपल, एक तो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, उसके बाद बताया स्केलर चेन। उसके बाद आता है बच्चों आपका प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। देखो ये बहुत सिंपल सी बात है।
सब्जियों को कहाँ रखते हैं सर? फ्रिज में। बुक्स को कहाँ रखते हैं? लाइब्रेरी में। हर चीज़ की एक फिक्स प्लेस होती है। इज़ दैट क्लियर? तो ऑर्डर का मतलब क्या होता है? फेयोल बोलते थे देयर शुड बी अ फिक्स प्लेस फॉर बोथ मैन एंड मशीन। चाहे इंसान हो चाहे मशीन हो, हर चीज़ की एक फ़िक्स जगह होती है। एवरी थिंग एंड एवरी वन इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव द फिक्स प्लेस। एक फिक्स प्लेस है जहाँ पर उसको ढूंढा जा सकता है, जहाँ पर वो उसको पाया जा सकता है। इज़ दैट क्लियर? देखो जो चीज़ जहाँ पर पड़ी होगी ना, इससे आपका टाइम और एनर्जी दोनों क्या रहेगा सर? बचा रहेगा। इज़ दैट क्लियर? मान लो आप लोगों के पास एक्टिवा है या 4 व्हीलर है, कार, अच्छी बात है। आप उसकी चाबी घर पे कहीं पर भी फेंक देते हो, बार बार आपको ढूंढना पड़ता है। लेकिन अगर आप उसकी एक फ़िक्स प्लेस बना दो तो क्या तुम्हें उसको ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं सर। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। आ रही बात समझ में? हाँ ना बच्चों? अच्छा, 11th वाला सबसे ईजी है, इक्विटी। देखो बेटा, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में फ्यूचर में काम करोगे, समझ में आ रही है बात? और आपके फ्रेंड्स जो भी आपके साथ काम करेंगे, जो भी कलीग्स होंगे काम करेंगे, कोई हिंदू होगा, कोई मुस्लिम होगा, कोई सिख होगा। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर आप काम कर रहे हो वो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को इक्वल ट्रीट करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या बोलता है सर? किसी भी एम्प्लॉय के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। कोई भी कास्ट का हो, कोई भी जेंडर हो, जो रिलीजन हो, मेल हो फीमेल हो, सब एक है। सबके साथ इक्वल एंड फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं। याद है ना 10 केसेस टी में पढ़ते थे हम लोग, सब एक, इक्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों? तो ये तो केस स्टडीज़ हैं बच्चों, तो ये अपन बाद में कर लेंगे, है ना? चलो मैं इक्विटी के ऊपर एक केस स्टडी आप लोग को पढ़ा लेता हूँ, क्योंकि मैंने इक्विटी का भी प्रिंसिपल कंप्लीट किया है। देखो, पुनीत और सरिता सेल्स मैनेजर का काम कर रहे हैं एक कंपनी में जिसका नाम है XYZ लिमिटेड। क्या नाम है? XYZ लिमिटेड। दोनों की सेम जिम्मेदारियां हैं सर। पुनीत को लेकिन ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो सर यहाँ पर कंपनी कौन से प्रिंसिपल का वायलेशन कर रही है? जब भी मैं वर्ड बोलूँ वायलेशन, तो इसका मतलब कौन सा प्रिंसिपल कंपनी फॉलो नहीं कर रही है। तो सिंपल सी बात है सर, दो लोगों के बीच में कंपेयर किया जा रहा है, एक को तो ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, एक को कम पैसे मिल रहे हैं, ऑल्दो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? सेम है। तो सर यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया जा रहा? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। एग्जाम में कैसे लिखोगे? वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। वायलेशन यानी ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया जा रहा है बच्चों। आई होप क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो इक्विटी भी हो गया हमारा प्रिंसिपल। अब 12th वाला, आगे मैं बहुत सारी केस स्टडीज़ कराऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है। 12th वाला प्रिंसिपल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थिर, टेन्योर का मतलब होता है टाइम, वक्त, पर्सनल यानी जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। तो बेटा मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ, मान लो आप CA बन गए फ्यूचर में, आई होप बन जाओगे, इंटेलिजेंट हो जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग को ये समझनी है, अब मान लो किसी कंपनी में आप CA बन गए, अब किसी कंपनी में जॉब लग गई, उस कंपनी ने आपको बोला कि आपके पास 2 दिन है, आप अपने आप को प्रूव करके बताओ। तुम 2 मिनट के लिए शॉक हो जाओगे कि यार 2 दिन में मैं अपने आप को कैसे प्रूव कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, थोड़ा टाइम तो दो। तो फेयोल बोलता था जो भी एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नया नया आया है, एटलीस्ट उसको टाइम दो ताकि वो अपने आप को क्या कर पाए? प्रूव कर पाए बच्चों, और वो स्टेबल हो जाएगा। अगर कंपनी उसको हायर करेगी और उसको निकाल देगी, फायर कर देगी, तो वो एम्प्लॉय स्टेबल नहीं हो पाएगा ऑर्गेनाइजेशन में। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, समझ में आ रही बात? इसको रीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू फेयोल, नो ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र और टर्मिनेशन। तुरंत आपकी जॉब लगी और हाथों हाथ आपको ट्रांसफ़र कर दिया या आपको टर्मिनेट यानी जॉब से हटा दिया, सही है क्या? नहीं सर। नो ऑर्गेनाइजेशन शुड फॉलो द पॉलिसी ऑफ हायर एंड फायर, सही है क्या? नहीं सर। इफ़ एनी एम्प्लॉय इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म, अगर कोई एम्प्लॉय परफॉर्म नहीं कर पा रहा हो तो एटलीस्ट को नॉलेज दो, उसको ट्रेनिंग दो। जैसे मैं खुद कोटा राजस्थान से हूँ, यहाँ पर एलन इंस्टीट्यूट सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, तो वो अपनी फैकल्टीज़ को पहले पूरा ट्रेन करते हैं कि कैसे पढ़ाना है बच्चों को। अच्छी बात है ना, ट्रेनिंग देना ज़रूरी है, ट्रेनिंग से नॉलेज बढ़ती है। या फिर जो एम्प्लॉय आपकी कंपनी में काम करने आया है उसको वो काम दो जिसके लिए वो ज़्यादा क्या है सर? बेस्ट है, सूटेबल है जो उसके लिए। ट्रांसफ़र हिम टू द ईजियर जॉब्स, टर्मिनेट हिम फ्रॉम द सर्विस, यानी उसको वो काम दो जिसमें वो बेस्ट है। ऐसे नहीं कि उसको निकाल दिया अचानक से, अब वो बेचारा साबित कैसे कर पाएगा? स्टेबिलिटी का मतलब होता है हर एम्प्लॉय को पूरा चांस दो ताकि वो अपने आप को साबित कर पाए और वो स्टेबल हो पाए। हायर फायर नहीं करना।
अगर उसको बार बार ट्रांसफ़र करते रहोगे एक से दूसरी जॉब पे, दूसरी से तीसरी ब्रांच पर, तो वो बेचारा परेशान हो जाएगा। एम्प्लॉय वॉन्ट बी एबल टू परफॉर्म एफिशिएंटली बिकॉज एम्प्लॉय शुड गेट सूटेबल टाइम टू सेटल। उसको टाइम भी चाहिए, उसको सूटेबल ट्रेनिंग भी चाहिए, ठीक है बच्चों, ताकि वो अपने आप को क्या कर पाए, प्रूव कर पाए। उसको प्रॉपर चांस चाहिए, ठीक है। बार बार उसको निकालोगे, ट्रांसफ़र करोगे, तो उससे उसका क्या होगा, नुकसान होगा, और वो स्टेबल नहीं हो पाएगा, और साथ में ऑर्गेनाइजेशन को भी अच्छा एम्प्लॉय नहीं मिल पाएगा। दैट्स इट। तो 12th प्रिंसिपल का नाम है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, ठीक है बच्चों। 13th वाला मेरा फेवरेट, क्या नाम है सर, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इस केस स्टडी को समझना कैसे, अगर ये वर्ड आ जाए सजेशन, यानी किसी भी, मान लो ऑर्गेनाइजेशन में, मान लो मुकेश अंबानी, वो बहुत अच्छे लेवल के लीडर हैं, अपनी कंपनी के ओनर हैं, मतलब वो अपने एम्प्लॉयज़ की पूरी बात सुनते हैं। जो भी एम्प्लॉयज़ वो सजेशन देते हैं मुकेश अंबानी सर को, वो उनकी बात को सुनते हैं। हर सुपीरियर यानी टॉप लेवल का पर्सन अपने सबऑर्डिनेट यानी नीचे लेवल का पर्सन, उनसे सजेशन लेना चाहिए। एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए भैया, ठीक है। जिसे नरेंद्र मोदी सर अपने जो नीचे चीफ मिनिस्टर हैं, खुद प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी सर, लेकिन उन अपने नीचे जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं उनसे सलाह लेते हैं। क्यों? ताकि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। एवरी सुपीरियर शुड ट्राई टू टेक सजेशन फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स और शुड इम्प्लीमेंट देम। सिर्फ सजेशन ले नहीं, बल्कि उसको एग्जीक्यूट भी करे। कुछ भी डिसीजंस लेने से पहले सुपीरियर की ड्यूटी है कि भैया सबसे बात कर लें, सबसे कंसल्ट कर लें, क्योंकि प्लानिंग करनी है भैया। और प्लानिंग क्या होती है, रिजिडिटी हो जाती है सर। रिजिडिटी, एक बार प्लान बन गए उनको बार बार चेंज नहीं करेंगे। इसलिए सुपीरियर जो भी प्लान बनाए अपने एम्प्लॉय से कंसल्ट करके ही सारा क्या करे, प्लान बनाए, क्योंकि एक बार प्लान बन गया उसको चेंज नहीं करेंगे भैया। क्या लिखा हुआ है, इफ़ टारगेट आर सेट इन कंसल्टेशन विद सबऑर्डिनेट देन सबऑर्डिनेट विल गिव देयर बेस्ट इन अचीविंग देयर टारगेट। यानी अगर आप लोग एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करोगे, लोअर लेवल के बंदों को इन्वॉल्व करोगे, सब ऑर्डिनेट्स को इन्वॉल्व करोगे, तो सब ऑर्डिनेट्स अपना बेस्ट देंगे और उनका कॉन्फिडेंस और उनका सेटिस्फेक्शन क्या होगा सर, बढ़ जाएगा। ये रहा। इज़ दैट क्लियर? कितने सारे प्रिंसिपल पढ़ा दिया मैंने तुम लोग को, है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैंने आपको आज कौन कौन से प्रिंसिपल पढ़ा दिए। एक तो सर आपने पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, और क्या पढ़ा है सर आपने, स्केलर चेन, और क्या पढ़ा है सर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। अभी 13 वाला पढ़ा है इनिशिएटिव। लास्ट एंड फाइनल 14 दैट इज प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी कॉप्स। सर ये क्या होता है, टीम मैनेजमेंट में। मैंने आपको एक फीचर बताया था दैट मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, अगर आप लोगों को याद हो। यस सर। देखो बेटा, बहुत सारे लोगों के अंदर नेगेटिव एटीट्यूड होता है कि उसके कारण कंपनी चल रही है। बॉस को लगता है कि वही पूरी कंपनी चला रहा है, एम्प्लॉयज़ का तो कोई रोल नहीं है। ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये जो 14 वाला प्रिंसिपल ये बोलता है टीम वर्क, सब मिलकर काम कर रहे हैं। और ये जो आई वाला एटीट्यूड है, इसको हटाकर वी वाला एटीट्यूड कर दो। आई यानी मैं कर रहा हूँ, वी यानी हम सब कर रहे हैं। तो आई को रिप्लेस कर दो, आई को डिलीट कर दो, और उसकी जगह क्या लिख दो सर, वी लिख दो। फॉलोइंग ऑफ आई शुड बी रिप्लेस बाय वी। हम सब कर रहे हैं, एक अकेला कोई नहीं कर रहा। टीम स्पिरिट चाहिए सर, यूनियंस चाहिए, यूनियंस होनी चाहिए। शुड बी अडोप्टेड बाय एम्प्लॉय, सब मिलकर काम करेंगे, सब भाई भाई। जैसे मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में कोऑर्डिनेशन के बारे में बताया था, ग्रुप एक्टिविटी के बारे में बताया था, तो 14 वाला इसी के ऊपर फोकस करता है, ठीक है। सारे के सारे जो भी एफर्ट्स हैं उसको यूनाइट करो, ठीक है। और सारे के सारे लोग किसके लिए काम करेंगे सर, कंपनी के गोल के लिए। किसके लिए काम करेंगे सर, कंपनी के गोल के लिए, एक कॉमन डायरेक्शन। देखो अगर कंपनी ऊपर जाएगी तो डेफिनेटली तुम भी तो जाओगे ऊपर, ये लोग भी तो जाएंगे। अगर आप लोग कंपनी के लिए गलत सोचोगे, नेगेटिव सोचोगे, तो कंपनी क्या होती जाएगी सर, बहुत डाउन हो जाएगी। तो इसलिए सब में टीम वर्क होना चाहिए, सब एक कॉमन डायरेक्शन के लिए काम करें, और इससे ग्रुप गोल्स भी क्या होंगे सर, अचीव होंगे। तो ये आपके टोटल 14 प्रिंसिपल्स हो गए बच्चों। वीडियो को प्रॉपर देखना, 2 बार देखना, डेफिनेटली आपको समझ में आ गए होंगे और लर्न भी हो जाएंगे। जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप लोग अपनी कॉपी बना दो, नोट्स बना दो, और नोट्स को लर्न करते जाओ मेरे वीडियोज़ को देखते देखते। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्रिक बताऊँगा कि कैसे अपन को 14 प्रिंसिपल्स लर्न करने, ठीक है बेटा। इस वीडियो में नहीं बताऊँगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो में आप पहले समझ लो, पूरे समझ लो अच्छी तरीके से, ठीक है।
थैंक यू। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पूरे प्रिंसिपल्स क्लियर हो चुके होंगे, 14 के 14 प्रिंसिपल्स। ठीक है बच्चों, बाय। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख लेना, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके वो जो डाउट है वो मैं आपको क्या कर दूँ सर, क्लियर कर दूँ। बाय।